नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मतलब यहाँ पे। और डे फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2025। और टुडे जो हमारा सेशन है यहाँ पे, जी हाँ, वो है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आपकी जो देखो सीटेट में दो पेपर होते हैं, एक सीटेट पेपर 1 होता है, एक सीटेट पेपर 2 होता है। यहाँ पे जो सीटेट पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 जिस भी फ्रेंड्स की एसएसटी यहाँ पर है, ठीक है ना, जो भी फ्रेंड्स एसएसटी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सो अगर हम एसएसटी की बात करते हैं, इसके लिए आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। और 6 to एनसीईआरटी अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो यहीं से बेसिकली मोस्टली आपके सारे एमसीक्यू बनते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 2 में, वो आपके क्वेश्चंस आते हैं किस तरह के, यानी कि ऑप्शंस वाइज आते हैं। और यहाँ पर विचार करने होते हैं आपको इस तरह से डिफरेंट, तो इसके लिए थ्योरी क्लियर करनी होगी। सो पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ओके। और इसका जो है यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 5 है, राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं, ठीक है ना। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक वॉच नहीं किए हैं, सो आप सभी जो है वो वीडियोस वॉच करें, क्योंकि तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी देखो, इससे पिछले वाले पार्ट्स में अगर बात करें, पार्ट 4 में क्लास 4 में यहाँ पर हमने पढ़ा था वेदों के बारे में। और वेद देखो 4 होते हैं आपका, ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन उस वाले सेशन में ओनली हमने ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। और ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद की जो चर्चा आती है वो आपकी 3500, ठीक है ना, ओके। 3500 साल पहले कुछ लोग 3500 साल पहले यहाँ पर ऋग्वेद की रचना, और 3500 से 1500 ईस्वी पूर्व पहले मानते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम फाइनली बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी जो है 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि इस वाले सेशन में हम जो बाकी के 3 आपके यहाँ पे वेद बचे हुए हैं, जिसमें यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, अब हम बात करेंगे 3000 साल पहले की। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि 3000 साल पहले कुछ लोग राजा कैसे बनते थे। तो 3000 साल पहले लोग राजा कैसे बनते थे, तो कैसे बनते थे, यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित, यानी कि बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अगर किसी को राजा बनना है तो पहले बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, ओके, फिर ही आप जाके यहाँ पे राजा बन सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम देखो एक बार फिर 3000 साल पहले इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखो अश्वमेध। अब हम यहाँ पे अश्वमेध के बारे में बात करेंगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ ये क्या है, एक यज्ञ है यहाँ पे, ओके। और देखो जो अश्वमेध यहाँ पे यज्ञ है, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कैसे, कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा कीजिए, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो अश्वमेध यज्ञ ये क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, और एक स्टोरी, एक कहानी की तरह आप यहाँ पे पढ़ना इसको, ठीक है। और यही से क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम्स में। तो अश्वमेध जो यज्ञ है एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए देखो एक घोड़ा होता था और राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। देखो अश्वमेध जो यज्ञ है, ओके, तो यहाँ पर अगर इस घोड़े को ना छोड़ दिया जाता था, और अगर इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है, जो अश्वमेध यज्ञ राजा यहाँ पे कर रहा है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जिसने ये घोड़ा रोका है उसके साथ इसे लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है।
अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। देखो जो अश्वमेध यहाँ पे यज्ञ है ये इस तरह से चर्चा करता है कि अश्वमेध एक राजा होता था, वो अश्वमेध यज्ञ करता था। फिर जब वो अश्वमेध यज्ञ करता था उस समय ना एक घोड़े को छोड़ दे जाता था। अब अगर दूसरा राजा उस घोड़े को रोक देगा तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो राजा फिर उसे उसके साथ लड़ाई करनी होती थी, ठीक है। और अगर वो उस घोड़े को नहीं रोक पाया, वो सीधा घोड़ा चला गया, घोड़े को नहीं रोक पाया, तो जो अश्वमेध यज्ञ राजा कर रहा है तो फिर वही आपका राजा रहेगा, ठीक है ना। और यानी कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली राजा यहाँ पर था, ये भी माना जाएगा, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था। देखो इसके बाद में ना उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न भी किया जाता था। यह जो आपका यज्ञ है किसके द्वारा संपन्न, किसके द्वारा समाप्त किया जाता था जो ये यज्ञ है वो किया जाता था यहाँ पे विशिष्ट पुरोहितों के थ्रू, ठीक है ना। और इसके लिए उन्हें उपहारों से भी सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। देखो अब इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत पावरफुल माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए, देखो जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे राजा करता था उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और जितने भी यहाँ पे राजा है अपने अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, ओके, यज्ञ करने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, स्ट्रॉन्ग राजा बनने के लिए। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे कर रहा है तो वो आपका सबसे पावरफुल इसमें जो है आपका राजा माना जाएगा। और जो बाकी के सभी होते थे ना राजा जो आमंत्रित किए हुए हैं वो सभी उस अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर रहा है उसके लिए उपहार भी लाते थे, ठीक है। तो मैंने कहा है कहानी के तौर पर आपको पढ़नी है, क्लियर है। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ एक राजा अश्वमेध यज्ञ करता है, यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ राजा, ठीक है ना। तो राजा जब ये यज्ञ करता था तो फिर एक घोड़े को मैदान में छोड़ दिया जाता था। और भी बहुत सारे राजा यहाँ पे आए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी राजा उस घोड़े को रोक देगा, ओके, तो यहाँ पर मानो कि और अगर वो इसने रोक दिया फिर जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। फिर देखेंगे कौन पावरफुल है कौन नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर वो घोड़ा सीधा चले गया, ठीक है ना, और नहीं आप उसे रोक पाए, ओके, तो फिर ये मानना होगा कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है फिर वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर जो अन्य यहाँ पे राजा आए हुए हैं, ओके, तो इन सब के लिए बाकी के जो राजा हैं इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ राजा है इनके लिए उपहार भी लाते हैं, ओके। और यज्ञ में आमंत्रित भी इन सबको किया जाता है बाकी के जो राजा है। और यह जो है किसके थ्रू संपन्न किया गया है, ये यज्ञ आपका किसके थ्रू समाप्त किसके थ्रू करते हैं, फिर विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, आई होप चीज़ें क्लियर होगी। देखो एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी एक होती है स्टोरी, और अगर इस स्टोरी को आपने अच्छे से अपने दिमाग में फिल कर ली तो समझो कि आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, यहाँ से सॉल्व पेपर लाओ, ये लाओ, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। जो मेन चीज़ है जो जहाँ पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे फोकस करो, ओके। नेक्स्ट है इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। देखो इन सभी आयोजन में किसका मुख्य स्थान होता था भैया, राजा का मुख्य स्थान होता था, ओके। फिर यहाँ पर है उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। देखो जो अश्वमेध यहाँ पे यज्ञ कर रहा है वो सबसे पावरफुल है सभी राजाओं से। और यहाँ पर हम बात करें वो सभी आयोजन जो भी आयोजन होते हैं जैसे पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी आयोजन होते थे उनमें सबसे मेन होता था राजा। और उसे जो राजा जी है यहाँ पे उसे कहाँ पे बिठाते थे, ये उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका क्या होता था, सहचर होता था। या फिर युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था, सारथी होता था।
याद रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान भी करता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान भी करता था, जो ये यहाँ पे सहचर है, ठीक है। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। विष अथवा साथ साथ वैश्य जैसे सामान्य लोग भी उफान लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। तो अब यहाँ पे राजा की बात कर रहे हैं। चौशों में यहाँ पे यज्ञ राजा होता है, तो जो आयोजन होता है उसमें सबसे मेन जो यहाँ पे माना जाता है वो राजा को माना जाता है, क्लियर है। और इनको कहाँ पे बिठाया जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑप्शंस वाइज, और क्वेश्चंस ना कथन के थ्रू ऐसे से बनते हैं कि दिमाग हिल जाता है कि कौन सा सही हो कौन सा नहीं, अगर आप अच्छे से इसे स्टोरी के थ्रू नहीं पढ़ेंगे। और फिर राजा को राज सिंहासन और बाकी खाल के विशेष आसन पर बैठाते, ठीक है। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी यानी कि उसका सहचर कौन होता था, सारथी होता था, ठीक है ना। अच्छा, जो राजा के सगे संबंधी खासकर जो उनकी रानी है, जो राजा की रानी है भैया, वाइफ है उसकी, जो उसके बच्चे हैं पुत्र पुत्री, ठीक है ना, कई छोटे छोटे अनुष्ठान भी करने होते थे उनको। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर ये पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। ओके, राजा का काम क्या है, बैठे हैं मस्ती से बढ़िया सीना तान के और सारी प्रक्रिया यहाँ पे जो भी हो रही है एक्टिविटीज़ वो देख रहे हैं बढ़िया, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पर देखो, विष अथवा साथ साथ वैश्य जैसे सामान्य लोग उफाड़ लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अब देखो, जैसे राजा इनके लिए उफाड़ लेके आए हैं, इस राजा के लिए जो सबसे पावरफुल है, तो यहाँ पे कुछ और भी थे, जैसे विष है और जैसे यहाँ पे वैश्य हैं, तो ये भी उफाड़ लाते। तो इनको ना इन्होंने पुरोहितों ने, जो पुरोहित किसे क्या कहा जाता है, ब्राह्मण को, इन्हें क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। नहीं, ये छोटी जाति के हैं, ये वो है, ऐसे हैं, हम जो है हम पापी हो गए, ये हो गए, इस तरह से पहले की बात करें तो इस तरह का बिहेवियर होता था कि नहीं होता था, है ना, बिल्कुल ऑब्वियसली होता था। आगे बात करते हैं वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। अब बात कर रहे हैं वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ऋग्वेद के बाद जो रचे हुए ग्रंथ हैं यहाँ पे वो क्या कहे जाते हैं, वैदिक ग्रंथ यहाँ पे कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया, यहाँ पे बात करें उत्तर वैदिक ग्रंथ, यहाँ पर वो कहे जाते हैं क्या, उत्तर वैदिक ग्रंथ। और अगर हम उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत बात करें, यहाँ पर एक मिनट, शायद ऐसा फील हो रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, ठीक है ना, सबसे मेन है आपको क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर है इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। ठान और पल है। पुरोहित द्वारा उनके रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के संपादन की विधि बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा विभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ वे कहे जाते हैं जो ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं। और ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं क्या, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तीनों मैंने कहा था ना कि इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, क्लियर है। चलिए अभी यहाँ पे देखो, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरोहित का मतलब वही है ब्राह्मण, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में डिवाइड किया, 4 वर्ग में, और जिसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका,
कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में जो विभाजित किया था उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो इसमें ना जो 4 वर्ण थे, कितने वर्ण थे, 4। तो पहला यहाँ पे वर्ण, फिर दूसरा यहाँ पे वर्ण, ओके, फिर यहीं पर है आपका यहाँ पे फिर तीसरा स्थान इसका, और फिर अन्य यहाँ पे इसके अंदर जो बात करते हैं फिर आता है आपका चौथा स्थान, ठीक है ना। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं हम पहले वर्ण की, ध्यान से देखो। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया और जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ण। तो इसमें पहला वर्ण था किसका, ब्राह्मणों का था। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। सो प्लीज़, पहला क्या था यहाँ पे, वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसका था, ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था ब्राह्मणों का, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। ओके, यज्ञ करना था उनका काम। पहला यहाँ पे जो वर्ण बताया गया है वो क्या था, ब्राह्मणों का था। और ब्राह्मणों का काम क्या था, वेदों का अध्ययन या फिर उनका अध्यापन करना, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था, फिर उपहार भी। अब यहाँ पे सेकंड स्थान की बात करते हैं, सेकंड वर्ण की बात करते हैं। तो सेकंड वर्ण यह शासकों की रक्षा करना था। इसका जो मतलब था क्या था, शासकों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य तथा वेश्य आते थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। देखो जो ये है आपके तीसरे स्थान पर जो ये विश्य और जो वेश्य आते थे, ये क्या करते थे, कृषि, पशुपालन और व्यापारी। फिर है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अब अंतिम स्थान, चौथा स्थान शूद्रों का था। और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। देखो यहाँ पे बात करें यहाँ पर महिलाओं तथा शूद्रों को, सॉरी ये नहीं है, ये गलत टाइपिंग है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो वेदों के अध्ययन का अधिकार, वेद कौन नहीं पढ़ सकता था, तो महिलाएं और जो शूद्र है यहाँ पे, यानी जो छोटी जाति के यहाँ पे बंदे हैं, ठीक है ना, तो वो भैया आपके वेद नहीं पढ़ सकते, उनका अध्ययन नहीं कर सकते। ओके, उन्हें अधिकार नहीं था। बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर आज हमने जो है इसमें देखा है, पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पहला था यहाँ पे ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मणों का कार्य था वेदों का अध्ययन और अध्यापन यहाँ पे करना, और इन्हें इसके लिए उपहार भी मिलता था। और दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, और इनका काम था शासकों का युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्य और वेश्य आते थे, और इनका काम था कृषि, पशुपालन, व्यापारी करना। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। फिर यहाँ पे 4 नंबर पर शूद्र आते थे, और इनका स्थान क्या था, जो ये तीनों है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनकी सेवा करना, और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं था। किनको, शूद्रों को। ओके, और फिर जो महिला और जो शूद्र होते थे, ये वेदों का अध्ययन का अधिकार भी इनको नहीं दिया गया, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी कि ब्राह्मणों के अनुसार अगर हम ब्राह्मणों के अनुसार बात करें, सभी जो वर्ण हैं उनका जो निर्धारण है, सभी जो यहाँ पे वर्ग है आपके, सभी जो वर्ग हैं उनका निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था यहाँ पे। यानी कि पुरोहित यही कह रहे हैं, देखो जो ये ब्राह्मण लोग होते थे यही कह रहे हैं कि अगर इनसे कोई शूद्र जैसे इनके पास खड़ा हो गया, बैठ गया, फिर इनको टच कर दिया, छू लिया, ओके, तो ये क्या मानते थे कि हम अब यहाँ पे अशुद्ध हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे आपकी थी और ये मानते भी थे। ओके, अभी यहाँ पे देखो,
कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखो, ब्राह्मणों ने जो ये बनाई थी व्यवस्था की, जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो ये कार्य करेंगे, शूद्र ये कार्य नहीं कर सकता, महिला वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? ओके, ये चीज़ें तो कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें, कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा, कुछ जो यहाँ पे और अन्य लोग थे, उन्होंने इन जो ब्राह्मणों ने यहाँ पे ये योजना बनाई थी, इन्हें स्वीकार कर दिया। ठीक है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी क्या था? बहुत सीमित था। ठीक है ना? इस तरह से भैया जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने इनकी जो रणनीति थी ब्राह्मणों की, ओके, इनको गलत माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ऑब्वियसली। फिर है यहाँ पे देखो चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका जो यूज़ है खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। अभी बीच में कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे आपके लिए है और ये इंटरेस्टेड है। एक क्या है? चित्रित धूसर पात्र है और इसके बारे में जो है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है कि चित्रित धूसर पात्र के बारे में आप यहाँ पे सही कथन का चयन करें या गलत कथन। अब देखो, जो चित्रित धूसर पात्र है इसके बारे में क्या अब मैं बताऊँगी आपको। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थाली और कटोरियाँ ही मिलती थी, तो ऑप्शन होगा कि इस तरह के जो पात्र थे यहाँ पे थालियाँ और कटोरियाँ मिलती थी, सही कथन है। और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे। और ये पात्र कैसे होते थे? पतली सतह होती थी और सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका यूज़ खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए। तो चित्रित धूसर पात्र का यूज़ क्यों किया जाता था? तो इसका यूज इसलिए किया जाता था कि खास मौक़ों पर और जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिसे बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग माना गया है, तो उनको इन थाली में उनको इनमें भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो यही चित्रित धूसर पात्र है और चित्रित धूसर पात्र से इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि इसके बारे में विचार कीजिए। तो ये ज़्यादातर थाली और कटोरियाँ ही इसमें मिली है, थाली है, कटोरी है। ठीक है, ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने बने हैं और इसका यूज़ क्यों किया जाता था? भोजन परोसने के लिए किसी महत्वपूर्ण लोगों को। तो इसके बारे में चर्चा यहाँ पे याद रखें। अभी देखो, हम बात करेंगे जनपद की। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। देखो, जो पहले यज्ञ करते थे आपके राजा बनने के लिए, जो पहले यज्ञ करते थे, अभी देखो भैया यहाँ पे अब वो जनपद की श्रेणी में अब वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी कि जो पहले यज्ञ करके राजा बने थे, यहाँ पे 3000 साल पहले की बात हमने फर्स्ट डे ही उसमें की थी। राजा कैसे बनते थे? आपके यज्ञ करके। और अभी देखो जनपद, अभी ये जनपद राजा बनेंगे महायज्ञों को करने वाले। अब पहले तो ये यज्ञ करके राजा बनते थे, अब जो महायज्ञ करेगा वो क्या बनेगा? जनपद राजा बनेगा। तो जनपद महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे हैं। और जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर किसके राजा माने जाने लगे हैं? जनपदों के राजा। पहला क्वेश्चन है। फिर ये कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ओबियसली। तो इसका अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो पुरातत्वविद हम उन्हें कहते हैं जो कि सर्वेक्षण करते हैं, खुदाई करते हैं, खोजबीन करते हैं कि इस स्थान पर क्या मिला है क्या नहीं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरज्जी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो देखो, कुछ पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की।
तो जनपदों की बस्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा भैया कि जनपदों की बस्तियों की जब खुदाई की तो वहाँ पर किस स्थान से क्या क्या चीज़ें मिले। तो पूछा जाएगा दिल्ली से क्या मिला है, तो दिल्ली से पुराना किला मिला है। उत्तर प्रदेश से क्या मिला है, और मेरठ के पास से हस्तिनापुर और एटा के पास से अतरंजी खेड़ा, इनमें क्या है, प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे यहाँ पे। ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी और समझ भी आ रहा होगा। ठीक है ना। जिसमें आपको बता रही हूँ जनपदों की अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने यहाँ पे राजा की बात की है। अभी राजा बड़े बड़े महायज्ञ करेगा और महायज्ञ करके फिर वो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, जनपदों के राजा यहाँ पे कहलाएंगे। और फिर जो ये जनपद है इनकी कई बस्तियों की यहाँ पे कुछ खोजबीन हुई, कुछ खुदाई हुई। तो दिल्ली में जैसा पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख माना गए हैं। ओके, खुदाई से ही पता चलता है यहाँ के जो लोग हैं झोपड़े में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, ये जो सभी यहाँ पे बताई गई है, इन फसलों को वो उगाते थे। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो महाजनपद है। ठीक है ना। महाजनपद की जो बस्तियाँ हैं, तो यहाँ पर ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इस पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं व ज्यामितीय आकृतियों के रूप में यहाँ पर है। ठीक है ना। सो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग कैसे बर्तन बनाते थे, मिट्टी के, और कैसे होते थे वो, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ओके, और यहाँ पे इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के भी बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या कहा गया, जो विशेष प्रकार के बर्तन यहाँ से मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना गया। और जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, चित्रित यानी कि चित्र किए हुए हैं, चित्रकारी। ओके, और यहाँ पे देखा हुए ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इस तरह। सो आप याद रखें। अभी तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जनपद, पहले हमने राजा की बात की, फिर हमने यहाँ पे जनपद की बात की। अब भैया देखो तो उनसे भी बड़े आ चुके हैं क्या, महाजनपद। अब आ चुके हैं महाजनपद करीब 2500 साल पहले। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। पहले तो राजा यज्ञ करते थे राजा बनने के लिए, फिर यहाँ पे महायज्ञ करने लगे तो फिर क्या बन गए, महायज्ञ करके जनपद बनने। फिर अब बात करें ना, अब यहाँ पर भैया अब ये जनपद से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए क्या, महाजनपद। और करीब कब की बात है, 2500 साल पहले की। ओके, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपदों की राजधानी कितनी होती थी, एक। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का क्या क्या निर्माण किया। ठीक है ना। कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट जिसमें कुछ मिस्टेक्स है, सो आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट जो PDF यहाँ पे क्रिएट होगी ना, करूँगी मैं तो देख करके। ठीक है ना। आज थोड़ा मिस्टेक है इसमें। तो महाजनपद से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि महाजनपद के बारे में सही कथन का चयन करो या गलत कथन का, मेरे सारे ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 ये सही है, ये सही है, फिर ये सही है। तो महाजनपद की बात करें तो यह आपका कब से महत्वपूर्ण माना जाने लगा, याद रखना ये तारीख है, यहाँ पे इसकी डेट है 2500 साल, और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद की राजधानी कितनी होती थी, एक। और कई राजधानियों में क्या किलेबंदी की गई, क्या की गई थी, किलेबंदी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इनकी राजधानियों के चारों तरफ। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था।
इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम भी किया होगा और इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। जी हाँ, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये। ओके जी, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब ये राजा क्या रखने लगे थे? सेना। सिपाहियों को नियमित वेतन नियामत देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहा सिक्कों के रूप में होता था। ठीक है, अभी देखो कौशाम्बी किले की दीवार। कौशाम्बी किले की दीवार के बारे में बात करें। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। कौशाम्बी किले की दीवार ये क्या है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में एक ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया कौशाम्बी किले की बारे में, तो कौशाम्बी किले के बारे में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मेरी ईंट की दीवार का अवशेष जो है आपका कौशाम्बी किले की बात यहाँ पे करता है और इसके एक भाग का निर्माण कितने साल पहले हुआ? 2500 साल पहले। कौशाम्बी किले की दीवार का एक भाग का यहाँ पे, ठीक है ना, एक पार्ट्स का उसका जो निर्माण हुआ 2500 साल पहले हुआ। अब हम कर की बात करेंगे। कर किसकी बात करेंगे? अब कर की बात करेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। ओके, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः आवश्यक महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर डिपेंड ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे फसलों पर लगाए गए कर। तो सबसे महत्वपूर्ण थे ये, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1 से 6वां भाग, ठीक है, कर के रूप में ही डिपेंडेड होता था, जिसे भाग कहा जाता है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार, इन सब के ऊपर लगाए जाते थे। महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था और आखेट को, संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो कर आप भी तो देते हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना आप भी तो भैया कि आप पानी यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका क्या देते हो? बिल देते हो। तो बस वही चीज़ें पहले कर कहा जाता था। फाइनली समझ आ गया ना? बहुत सिंपल वे में समझाया है। तो फसलों पर भी कुछ कर लगाए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम से ही ये प्रथा चली आ रही कि कृषि का बहुत क्या था? जोर था। तो यहाँ पे जैसे बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ओके, श्रम के रूप में चुकाए गए। तो देखो पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में, देखो पशुपालकों को किस लिए यहाँ पे कर दिया जाता था? जानवर या उनके उत्पाद के लिए। व्यापारी किस लिए कर देते थे? खरीदने बेचने के लिए। आखेटक और संग्राहक जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखें। अब देखेंगे इस समय कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजमेंट हुआ। ओके, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल है वो अब किसके बनने लगे? लोहे के बनने लगे। आपको पता है, मैंने पढ़ाया था पहले आपको। ओके, पहली स्थिति पाषाण काल वाली जो स्थिति, उस समय हल कैसे बनते थे? लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़काव, धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण भी शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था। चलो यहाँ से इतना। दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। सो आई होप बहुत ही बेहतरीन सेशन था। और यहाँ पर अब मगध, अब यहाँ पे मगध इसमें ही, जी हाँ, 5 चैप्टर में ही आपका 5 चैप्टर था जो यहाँ पे राज्य और प्राचीन गणराज्य। ओके, ये बहुत बड़ा पार्ट्स है,
बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें मगध के बारे में कल मैं पढ़ाऊँगी। ओके, आज हमने इस बारे में पढ़ा, वेदों के बारे में जो 3 बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ा। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी इसी चैप्टर का मगध आपका, ठीक है। तो ये क्लास आप मेरी देख सकते हैं यहाँ पे, सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 क्लास 6 एनसीईआरटी क्या बताती है हमें, किताबें और खबरें, एसएसटी हिस्ट्री पार्ट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है पार्ट यहाँ पे फॉर है क्लास का। जी हाँ, और आप अगर देखोगे ना क्लास एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। यहीं पे यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए सर की क्लास चल रही है संविधान की मूल विधि की सभी की, ठीक है ना। तो ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।